हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एकेडमी में। आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है मीनिंग ऑफ शेयर अलॉटमेंट, प्रोसीजर ऑफ शेयर अलॉटमेंट एंड लीगल रिस्ट्रिक्शंस ऑफ शेयर अलॉटमेंट। प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन so you will get a notification regarding our latest videos. 5, 4, 3, 2. तो चलिए जानते हैं सबसे पहले कि शेयर अलॉटमेंट है क्या। एलोकेशन ऑफ शेयर्स इशूड अमंग एप्लीकेशन रिसीव्ड फ्रॉम अ जनरल पब्लिक अगेंस्ट शेयर्स ऑफर्ड फॉर अ सब्सक्रिप्शन एंड क्रेडिटिंग द शेयर्स अलॉटेड टू डीमैट अकाउंट ऑफ द रिस्पेक्टिव एप्लीकेंट्स इज कॉल्ड अ शेयर अलॉटमेंट। यानी जब हम एप्लीकेशन रिसीव करते हैं, यानी जितना सब्सक्रिप्शन आता है, अब उसमें से कितना हम इशू करते हैं उसी को हम बोलते हैं शेयर अलॉटमेंट, यानी कितना हम क्रेडिट करते हैं शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में। अब प्रोसीजर क्या है? प्रोसीजर ऑफ शेयर अलॉटमेंट: रिसीविंग द शेयर एप्लीकेशन एंड ब्लॉकिंग द एप्लीकेशंस इन द बैंक अकाउंट of the applicants by recognized bank branch for ASBA procedure and submitting the application to syndicate members appointed by the company for the public issue। अब क्या कहते हैं, सबसे पहले तो ये जो सारी एप्लीकेशन आती है वो दे दिया जाता है सिंडिकेट मेंबर्स को, जो कि पब्लिक इशू को पूरा हैंडल करते हैं। नाउ सेकेंड पॉइंट: uploading the details of a share application received, like a name of a applicants, class of a investor, number of shares applied for, bid amount or cut off price, application number, depository participants ID, demat account number, amount paid, etc. by syndicate member on electronic bidding system for recognized stock exchange। ठीक है, तो ये सारी डिटेल सिंडिकेट मेंबर्स द्वारा इलेक्ट्रॉनिक बिडिंग सिस्टम में, जो कि रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज जिसमें भी लिस्ट होता है, उसमें ये सारी डिटेल्स इनपुट कर दी जाती है। नाउ डिटेल ऑफ एप्लीकेशंस रिसीव्ड इज सेंट बाय द सिंडिकेट मेंबर टू द रजिस्ट्रार टू इशू टू रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, और यही एप्लीकेशंस रजिस्ट्रार को भी दिया जाता है रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में इशू करने के लिए। नाउ द फोर्थ पॉइंट इज application received are classified into different categories of investors, like retail investor, high new worth investors, institutional investors and employee of the company by registrar to issue and a statement containing all the details is prepared। तो ये सारी एप्लीकेशंस जो भी रिसीव्ड होती है, तो इनको चार इन्वेस्टर्स जो हमने पहले पढ़ा है उन चार इन्वेस्टर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, पूरा उसका वाइफर्केशन कर देते हैं। फिफ्थ: basis of allotment among applications from various categories of investors is decided jointly by the registrar to issue, लीड मैनेजर, सिंडिकेट मेंबर, कंपनी सेक्रेटरी एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो अब इनका वाइफर्केशन कौन करता है? ये जो लोग हैं, इन लोग ही इनका वाइफर्केशन करते हैं। कौन? रजिस्ट्रार टू द इशू, लीड मैनेजर, सिंडिकेट मेंबर्स, कंपनी सेक्रेटरी एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। सिक्स्थ पॉइंट: शेयर्स आर अलॉटेड to various applicants on the basis of pre-decided formula of the allotment। क्या होते हैं, जैसे प्रो राटा बेसिस पे अगर आते हैं, ओवर सब्सक्रिप्शन आ जाता है, तो इसमें इन लोग प्री डिसाइडेड होता है इस रेशियो में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, या दूसरा होता है कि जिसने इतने के लिए सब्सक्राइब किया उनको देना या नहीं देना है, पार्टली होता है या फुल्ली रिजेक्ट होता है। ठीक है, या आगे अलॉटमेंट में उसका पैसे ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक है, तो इस बेसिस पे इन लोग प्री डिसाइडेड करते हैं। सेवेंथ: स्टेटमेंट ऑफ शेयर अलॉटमेंट इज प्रिपेयर्ड बाय द रजिस्ट्रार टू इशू एंड सेंड टू द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, डिपॉजिटरी एंड सेबी। तो स्टेटमेंट अलॉटमेंट का प्रिपेयर किया जाता है, prepared by the registrar to issue and sent to the recognized stock exchange, और इसको स्टॉक एक्सचेंज में भेजा जाता है, डिपॉजिटरी को एज वेल एज सेबी को भी। एथ पॉइंट: शेयर्स आर क्रेडिटेड टू डीमैट अकाउंट ऑफ एप्लीकेंट्स बाय डिपॉजिटरी। डिपॉजिटरी पता होगा, हमने जो पढ़ा था NSDL और CDSL, तो ये दोनों डिपॉजिटरीज थे। एंड एप्लीकेशंस आर इन्फॉर्म्ड रिगार्डिंग शेयर्स अलॉटेड और नॉट थ्रू SMS and email by depository and recognized stock exchange. Thereafter, the lead managers take further
actions to list the same the shares on recognized stock exchange, और इसके बाद ही सारा प्रोसीजर आगे फॉलो होता है शेयर्स लिस्ट करने का। सो अब पढ़ेंगे लीगल रिस्ट्रिक्शन ऑन अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। एज पर द कंपनीज एक्ट सेबी गाइडलाइंस द restrictions imposed on the allotment of shares are as under. So first restriction, share cannot be issued at a discount. A company cannot issue shares at a discount at a public issue. तो IPO में कभी भी शेयर डिस्काउंट पे इशू नहीं हो सकता है। पहले कंपनीज एक्ट में लिमिट थी दैट 10%, बट अब से कंपनीज एक्ट में कोई भी शेयर डिस्काउंट पे IPO में इशू नहीं हो सकता। मिनिमम 10% रिजर्वेशन फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स, यानी मिनिमम 10% जो है रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए रखना होता है। रिटेल इन्वेस्टर्स कौन है? आप है, हम है, जो छोटे छोटे इन्वेस्टर्स होते हैं उनकी बात हो रही है, ठीक है। नाउ एप्लीकेशन थ्रू ASBA, ऑल टाइप ऑफ इन्वेस्टर हैज़ टू मेक अ एप्लीकेशन थ्रू ASBA। कोई भी हो, हमने 4 टाइप के इन्वेस्टर पढ़े थे, कोई भी टाइप का इन्वेस्टर हो उनको जो अगर इशू मतलब IPO में अप्लाई करना है तो ASBA के अकॉर्डिंग ही कर सकेंगे। नाउ कंपलसरी डीमेट अकाउंट, अभी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में तो डीमेट अकाउंट कंपलसरी है ओपन करना, तो ही सारे ट्रांजेक्शन्स हो सकते हैं। इट इज़ कंपलसरी फॉर अप्लाइंग ऑफ शेयर्स एंड क्रेडिट ऑफ शेयर्स इनटू डीमेट अकाउंट, यानी कि जो भी शेयर्स आपके आएंगे वो सब डीमेट अकाउंट में आएंगे। लिस्टिंग इन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, एंटायर प्रोसेस of a public issue including opening of a subscription, accepting application, allotment of a shares and listing of a shares on recognized stock exchange is to be accomplished within 10 days thereafter trading of a share allotted with the commence of recognized stock exchange। तो सारा जो प्रोसीजर है लिस्टिंग का, पब्लिक इशू का, यानी ओपनिंग सब्सक्रिप्शन भी मिला के एप्लीकेशन, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स एंड लिस्टिंग ऑफ शेयर्स इज़ टू बी अकॉम्प्लिश विद इन 10 days, ये सारा ही प्रोसीजर 10 दिन के अंदर कंप्लीट हो जाना चाहिए। देयर आफ्टर ट्रेडिंग ऑफ शेयर्स अलॉटेड विल बी कमेंस, इसके बाद ही जो ट्रेडिंग है शेयर्स में की जा सकती है। 5th पॉइंट है minimum 19% share capital application. At least 90% of the share issued which are not underwritten must be subscribed. 2 तरीके होते हैं, या तो आप अंडर राइटर्स को हायर कर लो या तो बिना अंडर राइटर्स के आप शेयर इशू करो। बिना अंडर राइटर्स के करते हो तो मिनिमम आपका 90% सब्सक्रिप्शन होना चाहिए, ठीक है। ये सेबी की गाइडलाइंस है, कंपनीज एक्ट के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि 90% सब्सक्रिप्शन नहीं हो पाएगा तो आप अंडर राइटर हायर कर लो। तो अगर 90% सब्सक्रिप्शन नहीं भी हो पाता है तो अंडर राइटर्स बचे हुए शेयर्स टेक ओवर कर लेते हैं और फिर उसको वो मार्केट में बेचते हैं। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, क्या होता है रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस? सी, रेड हेरिंग का जनरली मतलब है किसी मुद्दे से अलग ले जाना, किसी मुद्दे से हटाना। तो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस जो होता है उसके अंदर एकदम डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन नहीं होता, एकदम प्रिसाइज में शॉर्ट चीज़ें होती हैं और ये ऑफ़र डॉक्यूमेंट के साथ सेबी के पास जमा कराया जाता है। अब इसमें 2 तरीके होते हैं, आप देख रहे हो बुक बिल्डिंग लिखा है, तो कोई भी इशू करने के 2 तरीके होते हैं। बुक बिल्डिंग यानी आपको एक रेंज दे दी जाती है कि एकदम मिनिमम, जिसको हम बोलते हैं फ्लोर, और टॉप लिमिट को बोलते हैं सीलिंग रेंज, फ्लोर रेंज और सीलिंग रेंज। तो इसके फ्लोर पॉइंट और सीलिंग पॉइंट इसके अंडर में, यानी ये क्राइटेरिया नहीं, मान लो 100 रुपये है और 120 रुपये है, इसके अंडर में आप अपनी बिडिंग करिए शेयर्स खरीदने के लिए। दूसरा मेथड होता है फिक्स्ड प्राइस, यानी फिक्स्ड कर दिया जाता है कि यही प्राइस पे इशू होगा, क्योंकि जो इनको भी नहीं पता होता है कंपनीज को भी कि क्या रेट पे लिया जाएगा, क्वांटम कितना है और प्राइस क्या है। क्वांटम और प्राइस दोनों ही इसके अंदर डिस्क्लोज नहीं किए जाते हैं, होते ही नहीं है। तो क्वांटम नहीं होता, क्वांटिटी नहीं होती और प्राइस भी नहीं होता, बस कंपनी को इतना पता होता है मुझे इतना पैसा मार्केट से लेना है, लेकिन कितना मिलेगा वो उसको पता नहीं होता है, बिकॉज वो सारा सब कुछ सब्सक्रिप्शन के ऊपर डिपेंड होता है। ओके, मिनिमम परसेंटेज ऑफ फेस वैल्यू, मिनिमम 5% ऑफ द फेस वैल्यू और अमाउंट डिसाइडेड बाय सेबी मस्ट बी कॉल्ड एज अ शेयर एप्लीकेशन मनी, यानी अगर 10 रुपये फेस वैल्यू है तो 5% यानी कि 50 पैसे मिनिमम परसेंटेज ऑफ एप्लीकेशन, मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट होना चाहिए। Agreement with a recognized stock exchange, the company must enter into an agreement with a recognized stock exchange for listing of shares. कोई भी रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में कंपनी को अपने आप को लिस्ट कराना ही पड़ता है, उसके बाद ही वो IPO और मार्केट में लिस्ट
शेयर्स डाल सकते हैं। Lock-in period. If a promoter has purchased the share in a public issue, they cannot sell such shares for certain period is called a lock-in period. ठीक है, अब प्रमोटर्स कुछ शेयर्स खरीदते तो सर्टेन टाइम पीरियड के लिए उस शेयर्स को बेच नहीं सकते, जिसको हम बोलते हैं लॉक इन पीरियड। ओके, नहीं तो यहाँ पे मैनिपुलेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं कि प्रमोटर्स पहले से ख़रीद ले और ज़्यादा रेट पे बेच देंगे। तो ये चीज़ रोकने के लिए, मैला प्रैक्टिस रोकने के लिए ये चीज़ लाई गई है। और मिनिमम सब्सक्रिप्शन इट इफेक्ट्स मस्ट बी डिस्क्लोज इन द प्रोस्पेक्टस। तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना है, उसका इफेक्ट क्या है, वो सारी चीज़ें प्रोस्पेक्टस में मेंशन करना होता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़। और अगर आपको पसंद आया वीडियो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और फॉरवर्ड करें ताकि दूसरों को इससे हेल्प मिले।